हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टिप्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ रूढ़िवादी विचारधारा बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के लिए। तो चलिए बात करते हैं रूढ़िवादी विचारधारा की। तो रूढ़िवादी जो विचारधारा है वो पुराने विचारों और पुरानी परंपराओं में विश्वास रखता है। ठीक है, तो जो भी नए परिवर्तन और विचार हैं, परंपराएं हैं, उनका विरोध करता है, उनको नहीं अपनाता है। ठीक है, जो लोग नए विचार परिवर्तन या परंपराएं लाना चाहते हैं तो वो उन लोगों का भी विरोध करता है। तो रूढ़िवादी संरक्षण की विचारधारा है। यह स्वतंत्रता को समानता से व परंपरा को परिवर्तन से ऊपर मानता है। ठीक है, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि रूढ़िवादी जो विचारधारा है परंपरावादी है। यह नवीन परिवर्तनों के प्रति जिज्ञासु नहीं है। रूढ़िवाद एक पूर्व स्थापित समाज को अधिक प्रधानता देता है। ओके, तो अगर हम राजनीति के संदर्भ में भी समझे तो उसमें भी ऐसे ही है कि जो परंपरागत विचार व्यवहार और संस्थाएं स्थापित रही हैं, पहले से ही स्थापित रही हैं, जो परंपरागत विचार व्यवहार और संस्थाएं, उन विचारों व्यवहार और मूल्यों को प्रासंगिकता बताना ही रूढ़िवाद है। ठीक है, रूढ़िवादी की विचारधारा किसी भी प्रकार के उग्र राजनीतिक विचारधारा से भिन्न है। यानी कि जो रूढ़िवादी विचारधारा है वो उग्र नहीं है, वो भिन्न है। ठीक है, परंतु जो उदारवाद और समाजवाद है उसकी तरह ही एक विचारधारा है एक रूढ़िवाद, जो राजनीतिक मूल्यों के महत्व के विषय में कुछ राजनीतिक विश्वासों पर आधारित है। ठीक है, तो अब फ्रांसीसी क्रांति के बारे में बात करें तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में। तो यह उदारवादी मूल्यों पर आधारित थी। स्वतंत्रता, समानता तथा भाईचारे के लक्ष्य पर यह चलाई गई थी। फ्रांसीसी प्रक्रिया के बाद रूढ़िवाद विकसित हुआ। तो ये अंडरलाइन करने वाली बात है कि रूढ़िवाद कैसे विकसित हुआ। फ्रांसीसी प्रक्रिया के बाद रूढ़िवाद विकसित हुआ। तो इसमें जो मेन थिंकर है वो है एडमंड बर्क। तो एडमंड बर्क जो है वो रूढ़िवादी चिंतक थे और ये अंग्रेजी संसद के सदस्य थे। ठीक है, ये 1790 में इनकी किताब आई थी रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है जैसे कि फ्रेंड्स की जो थिंकर होते हैं और इनकी बुक्स होती हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है मार्क्स इंक्रीज करने के लिए। तो इसमें हर एक थिंकर का बहुत ही इम्पोर्टेंस है इस ऑनर्स में, बीए पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। तो हमने बात करी, बर्क जो है वो रूढ़िवादी हिंसात्मक चिंतक थे। वे राजनीतिक प्रक्रिया जो परंपरागत जड़ों को उखाड़ फेंकती थी इसकी बर्क आलोचना करते थे। तो रूढ़िवादी जो है इस प्रकार की आशा नहीं रखते हैं कि राजनीतिक या नैतिक परिवर्तन से लोग सुधर जाएंगे, मनुष्य में नैतिक सुधार आ जाए, या यह अनिवार्य नहीं है। मनुष्य की प्रकृति को हमेशा शक की दृष्टि से देखा जाता है। मनुष्य अपनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं से प्रेरित होते हैं। मनुष्य ज्यादातर हिंसा असम्मानजनक गतिविधियों को अपनाते हैं। सांस्कृतिक संस्था मनुष्य की नीच इच्छाओं पर नियंत्रण के लिए ही बनाई गई है। तो जो मार्क्सवाद में 1980 के दशक के अंत में कुछ कट्टर साम्यवादी नेताओं को भी रूढ़िवादी कहा जाता है। ठीक है, मार्क्सवाद में 1980 के दशक में कट्टर साम्यवादी नेताओं को भी रूढ़िवादी कहा जाता है। रूढ़िवाद के अब मैं बताती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट थिंकर, चिंतक, विचारक, विद्वान। वो रहे हैं जॉन कैलहॉन, रूसरवेल्ट, मार्गरेट थैचर। ठीक है, ये तीन हैं जो रूढ़िवादी चिंतक रहे हैं। जॉन कैलहॉन तथा रूसरवेल्ट अमेरिकी रूढ़िवादी चिंतक थे। ये अमेरिकी रूढ़िवादी चिंतक थे। मार्गरेट थैचर ब्रिटेन के रूढ़िवादी चिंतक थे जिन्होंने रूढ़िवाद की विचारधारा पर बल दिया। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम रूढ़िवाद की विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। तो रूढ़िवाद की विशेषता पहली जो रही है वो इतिहास की परंपरा रही है, यानी इतिहास का दूसरा नाम अनुभव है। रूढ़िवाद के लिए रूढ़िवादी इतिहास को मौलिक मानता है। मैनहीम लिखते हैं इसमें कि रूढ़िवाद के रूप में तथ्यों का विश्वसनीय रूप में देखना मानो ऐसा है जैसे कोई अतीत में घटनाओं को अनुभव कर रहा हो। ठीक है, रूढ़िवाद का मुख्य तत्व इतिहास को पकड़े रहना है तथा मनुष्य को सत्यता से
सत्यता पर डटे रहना है। अनुभव के आधार पर ऐतिहासिक व्यवहार सही सिद्ध हुए हैं तो उनमें परिवर्तन का प्रश्न ही नहीं उठता। वे भविष्य की आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी परंपराओं, संस्थाओं और व्यवहारों को जीवित रखना चाहते हैं। इसलिए वो जो है अपने जो विचारधारा है जो भी पुरानी, इसलिए उनको वो खत्म नहीं करना चाहते, इसलिए नए परिवर्तनों, विचारों, परंपराओं का वो विरोध करती हैं। अब हम दूसरी बात करते हैं जैविक समाज स्वतंत्रता और समानता के बारे में। जैविक समाज स्वतंत्रता और समानता के बारे में तो रूढ़िवादी मानते हैं कि समाज के बिना व्यक्ति का अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, वे समाज का अभिन्न अंग है जिन्हें कभी समाज से अलग नहीं किया जा सकता। रूढ़िवादी लोगों के द्वारा उनके कर्तव्यों के पालन कराने की स्वतंत्रता मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि यदि माता पिता अपने बच्चों से कोई कार्य करने को कहते हैं तो उनकी स्वतंत्रता का हनन नहीं करते, बल्कि उन्हें एक उचित दिशा प्रदान करते हैं। उनका मतलब रूढ़िवादियों का मानना है। रूढ़िवादी लोग समाज को एक जीव मानते हैं, स्वतंत्रताएं विविधताओं से अलग नहीं परंतु समानता लाना रूढ़िवाद के विरुद्ध है। थर्ड हम बात करते हैं धर्म और नैतिकता के बारे में। तो रूढ़िवाद जो है धर्म एवं नैतिकता पर बहुत बल देता है। इस दृष्टि से यह दूसरी विचारधाराओं से कुछ अलग है। जो टॉकविल है उन्होंने कहा है यदि व्यक्ति में विश्वास की कमी है तो उसे परतंत्र के रूप में रहना चाहिए और यदि वह स्वतंत्र है तो उसे खुद पर विश्वास करना चाहिए। इन्होंने बहुत ही अच्छा कहा है टॉकविल ने। तो यदि राजनीति में धर्म के सिद्धांत एवं नियम नहीं होते तो स्वतंत्रता दिशाहीन एवं असीमित हो जाती है। ठीक है, और लोग इससे डर जाते हैं। फिर बर्क ने कहा है धर्म एक अबोध तथा विपरीत संसार से हटते हुए लोगों को एक दूसरे से बांधता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके आलोचनात्मक मूल्यांकन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि आलोचना लिखना इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें। तो पहली आलोचना है रूढ़िवाद में इतिहास और मूल्यांकन इतना महत्वपूर्ण है कि इसमें यदि बदलाव होता है तो इससे रूढ़िवादी विचारकों की पहचान सिमट कर रह जाएगी। तो ये इसकी आलोचना है कि रूढ़िवाद में अगर कोई भी परिवर्तन आता है तो इसकी पहचान जो है सिमट कर रह जाएगी। इसलिए वो जो है रूढ़िवादी लोग या विचारक नए परिवर्तनों का विरोध करते हैं। दूसरा है हंटिंगटन। इन्होंने सभ्यता के टकराव पर विचार दिया है। इनकी किताब द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है। ठीक है, जब दो अलग अलग राज्य आपस में टकराएंगे तो युद्ध की संभावनाएं रहती हैं। हंटिंगटन ने रूढ़िवादी विचारधारा की आलोचना की है। तो आलोचना में भी ये जो थिंकर आता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, थर्ड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। सिद्धांत इस तरह का पूर्वानुमान लगा रहा है कि इसमें लचीलापन जरूरी है तथा यह पूर्वानुमान लगाने का सहारा इतिहास से लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप इसमें लास्ट में इसका कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष लिख कर इसको ख़त्म कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया रूढ़िवाद है तो ये शॉर्ट नोट में ज़्यादा आता है और इसलिए शॉर्ट नोट में 2 या 3 पेज का बहुत आंसर काफ़ी है इसका। तो थैंक यू so much for watching my video. Please like and subscribe my channel.